Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1 which is constitution why and how and this is the fifth part. इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्रकार की थी और आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन. डेलिब्रेशन का अर्थ होता है विवेचना और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हो रही हो वहाँ डेलिब्रेशंस जो हो रहे हैं वो निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी में जो भी बातें होती हैं डिबेट्स और डिस्कशंस पे आधारित होती हैं. तो द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन को आज हम लोग देखेंगे कि वो तरीका क्या था और किस प्रकार से सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही थी. तो द ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कम फ्रॉम, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसकी ऑथोरिटी इस बात पे निर्भर करती थी कि द प्रोसीड्योर अडॉप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसको क्या प्रोसीड्योर अपनाया जा रहा है फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को बनाने के लिए कौन से प्रोसीड्योर को अपनाया जा रहा है वो पहली बात. और दूसरी बात थी द वैल्यूज इट्स मेंबर ब्रॉट टू देयर डेलिब्रेशन, यानी कि उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे थे मेंबर्स, जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनके डेलिब्रेशन का क्या वैल्यूज़ था, उसमें वो कौन सी वैल्यूज़ लेकर के आ रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था. तो आज के डिस्कशन में हम लोग सेकेंड वाली पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं कि द वैल्यूज इट्स मेंबर ब्रॉट टू देयर डेलिब्रेशन. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो मेंबर्स थे उनके, वो अपने डेलिब्रेशन में, अपने डिबेट्स में, अपने डायलॉग्स में, अपने डिस्कशंस में कौन से वैल्यूज़ को लेकर के आ रहे थे उस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. और ये पहला पॉइंट जो है द प्रोसेस एडॉप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जिसमें हम लोग प्रोसीड्यूर को समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. तो आइए हम लोग सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं आज. एनी असेंबली दैट क्लेम्स टू बी रिप्रेजेंटेटिव नीडेड, कोई भी जो असेंबली है, किसी भी प्रकार की कोई भी असेंबली हो सकती है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है, ऐसे किसी भी असेंबली के साथ ये होता है कि जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें फ्रॉम डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी. तो यहाँ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को डिराइव करना था इसमें पूरे सोसाइटी इन्वॉल्व होने वाली थी. कोई एक पार्टिकुलर पार्टी या एक पार्टिकुलर चीज़ के विषय में कोई बातें नहीं हो रही थी, ये पूरे होल कंट्री की बात थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना था. वैसी स्थिति में जो पार्टिसिपेट थे उनको अलग सोसाइटी के अलग अलग क्षेत्रों से रहना जरूरी था, यानी कि सभी कोई सोसाइटी के एक वर्ग से या एक रिलीजन से या किसी एक ग्रुप से नहीं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ सकता था. इसके लिए ये जरूरी था कि उनमें डाइवर्सिटी हो, यानी कि रिप्रेजेंटेशन देना है कॉन्स्टिट्यूशन का तो हर वर्ग उसमें अपने आप को शामिल माने. इसके लिए ज़रूरी था कि जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे उनका भी अलग अलग सोसाइटी से उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी था. द पार्टिसिपेट मस्ट नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी और कम्युनिटी. अब ये जो पार्टिसिपेट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे, एक तो हो गया कि वो सोसाइटी के हर वर्ग से आना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कोई वर्ग छूट जाए कि उनका रिप्रेजेंटेशन ना हो पाए उस वर्ग का कॉन्स्टिट्यूशन में. दूसरी बात ये थी कि जो पार्टिसिपेंट उसमें हैं, जो उसके मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ अपने लिए, अपनी आइडेंटिटी पे या अपनी कम्युनिटी की आइडेंटिटी पे नहीं होना चाहिए. इसका क्या मतलब है कि अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी वहां काम नहीं करेगी. आप देश के लिए एक संविधान का निर्माण कर रहे हैं तो आपको देश के बारे में सोचना होगा, देश के लेवल पे सोचना होगा, न कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे या अपनी कम्युनिटी के लेवल पे सोचेंगे. अगर इस प्रकार की सोच होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन का सही निर्माण नहीं हो सकता है. तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी. पहली कि जो उसके मेंबर्स हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनका डाइवर्स ग्रुप से
आना जरूरी है कि कोई वर्ग ऐसा ना हो जो छूट जाए और उसका रिप्रेजेंटेशन ना हो पाए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सारे वर्गों का रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल नीडेड था, इसलिए ये जरूरी थी कि सारे जो हैं वो अलग अलग वर्गों से उसमें आए ताकि सबका रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में हो। दूसरी बात कि वो अपने इंडिविजुअल या अपनी कम्युनिटी की बात को नहीं सोचेंगे, उससे ऊपर उठना होगा उनको और नेशन के स्तर पे उनको सोचना होगा कि वो दे आर गोइंग टू बिल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेशन, नॉट फॉर हिज इंडिविजुअल और फॉर हिज कम्युनिटी। वो अपने कम्युनिटी या अपने लिए निजी तौर पे वो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं कर रहा है, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगी ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए ही हैज टू थॉट अबाउट नेशन। तो ये दो बातें उन मेंबर्स में होनी जरूरी थी। तो ईच मेंबर deliberated upon the constitution kept interest of the whole nation in mind। तो जैसा कि मैंने बताया कि पूरे नेशन की बात उसके दिमाग में होनी चाहिए, न कि वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट या अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ करने वाला हो या कोई प्रावधान लाने की बात हो या उनके फेवर में कहीं कोई बात कहनी हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए था कि दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर द नेशन, कि वो जा रहे हैं नेशन के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड करने के लिए। तो वहाँ अपने निजी स्वार्थों को और अपनी कम्युनिटी के स्वार्थों को वो नहीं देखेंगे और देश की हित की बात वहाँ वो सोचेंगे। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। देयर वर ऑफ्टन डिसएग्रीमेंट्स एंड डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स। ऐसी बात नहीं थी कि सबकी सोच एक ही प्रकार की थी, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द मेंबर्स इसी माइंड के थे कि दे आर गोइंग टू बिल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द नेशन, और वो एकदम डिवोशन के साथ उस कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड करने में लगे हुए थे। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि दे वर ऑफ्टन डिसएग्रीमेंट्स एंड डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स के अंदर बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स और डिफरेंसेस भी दिखाई दे रही थी, लेकिन बट दिस वर ट्रस्ट प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट। लेकिन ये उनके ओन इंटरेस्ट पे आधारित था। तो कितना भी डिवोटेड हो रहे थे, लेकिन कुछ सदस्य ऐसे थे उसमें जो अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी उसमें कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे उन डिस्कशन और डिबेट्स में। तो लेकिन उनको कभी भी उठने का मौका नहीं दिया गया और सदस्यों के द्वारा उनकी बातों को बहुत इम्पॉर्टेंटली नहीं लिया गया और उनकी बातों से ऊपर देश को रखा गया। तो इन डिफरेंसेस को जो थी वो किन बातों पे थी, आइए उसको भी हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो बच्चों, डिफरेंसेस दोनों प्रकार की थी, कुछ रेलिवेंट थी और कुछ इरेलीवेंट थी। तो इरेलीवेंट को तो छोड़ दिया गया, लेकिन जो रेलिवेंट थी उन पे जम के चर्चा हुई और उसको हम लोग देखते हैं कि वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो उस समय सामने आए। डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल। शुड इंडिया अडॉप्ट ए सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया को सेंट्रलाइज्ड सिस्टम अपनाना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम अपनाना चाहिए, यानी स्टेट्स के इम्पोर्टेंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या सिर्फ एक केंद्र सरकार होनी चाहिए, इस पर डिस्कशन होना था। व्हाट शुड बी रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। अगर स्टेट को भी इम्पोर्टेंस देना है तो क्या रिलेशन दोनों के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में होना चाहिए, ये भी एक प्रश्न था। व्हाट शुड बी द पावर ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी को कितना पावर दिया जाए और किस तरह से दिया जाए, ये एक जटिल प्रश्न था उस समय। और शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्टी राइट देनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं। तो उस समय तो दिया गया, लेकिन बाद में ये फंडामेंटल राइट्स इसको एबॉलिश कर दिया गया। तो वो भी हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे ये सब चीज़ों पे। तो कुछ ऐसे जटिल प्रश्न थे जिन पे जम के डिस्कशंस हुए, लेकिन जो इरेलीवेंट थे उनको छोड़ भी दिया गया। तो ऑलमोस्ट एवरी इशू लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न स्टेट was discussed with great sophistication। तो बच्चों, ये जितने भी इश्यूज थे जो उन लोगों को लगा कि ये रेलिवेंट हैं और इन पे चर्चा होनी चाहिए, तो लगभग प्रत्येक आर्टिकल्स पे कॉन्स्टिट्यूशन के चर्चाएं हुई और खूब चर्चाएं हुई, और इनका रिकॉर्ड भी है, इनका विजुअलाइज रिकॉर्ड भी है। और उस समय ये इजाज़त दे दी गई थी कि पब्लिक भी
बैठ के इन डिस्कशंस को सुन सकती है। तो ये भी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी उस समय और बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से इन सारी चीज़ों को समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया कि क्या चीज़ असल में डिबेट्स और डिस्कशन से निकल के आई कि क्या चीज़ें अंत में इंट्रोड्यूस की जाए इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओनली ए प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट। सिर्फ एक आर्टिकल, एक प्रावधान ऐसा था कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको बिना किसी विवाद के, बिना किसी डिस्कशन के सर्वसम्मति से उसको ले लिया गया था और वो था द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि वोट देने के अधिकार को, कि सारे लोग इसमें वोट देंगे, जो भी 21 ईयर्स से ऊपर हैं उनको वोट देने का अधिकार होगा। इस बात पे सब लोग सहमत है और इस बात को निर्विरोध ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे और लगभग हर आर्टिकल पे एक ज़बरदस्त बहस, एक ज़बरदस्त डिबेट देखने को मिली और अंत में कंक्लूजन पे पहुंचते थे और तब उनको फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता था। बाय द ड्राफ्ट कमेटी जो होती थी वो ऐड करती थी उनको। तो हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ एक ऐसा प्रावधान था कि सब लोग जो 21 साल से ऊपर हैं, ऑल द सिटीजन्स विल परमिटेड टू वोट इन द इलेक्शंस। इसकी अनुमति ये निर्विवाद ढंग से इसको ले लिया गया और बाकी आर्टिकल्स पे जम करके बहस हुई। तो जो इनका सिलेक्शन करने का तरीका था कि आखिर वो कौन सी बात ऐसी थी जो दिखनी चाहिए तभी माना जाएगा, उसको प्रूफ माना जाएगा कि हाँ इसको शामिल किया जाए। तो आइए उसको भी समझते हैं हम लोग कि कौन सी ऐसी बात थी जो होनी चाहिए थी हर आर्टिकल में। तो आइए समझते हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द फैक्ट दैट मेंबर्स of the constituent assembly engage in what one might call public reason। ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ हो रहा था और उसमें जो अथॉरिटी बनाई गई थी, जो असेंबली बनाई गई थी, उसका मेन मकसद था कि वो पीपल्स के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें शामिल की जाएंगी उसके पीछे एक सार्वजनिक कारण होना चाहिए, यानी कि ऐसा कारण होना चाहिए जो जिससे पूरे सिटीजन्स उससे रिलेट कर पाएँ, उससे अपना संबंध स्थापित कर पाएँ। ऐसा नहीं हो कि वो किसी समुदाय विशेष के लिए हो या किसी इंडिविजुअल के लिए हो। कहने का तात्पर्य यह है कि वो यूनिवर्सल होना चाहिए फॉर ऑल द सिटीजन्स, यानी कंट्री में रहने वाले सारे लोगों पे वो चीज़ें समान रूप से होनी चाहिए। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉज अथॉरिटी from the fact that the members of the constituent assembly engage in what might call public reason, और इसी को public reason कहा गया। The members of the assembly plays a great importance on discussion and reasoned argument। उसमें जो लोग शामिल थे वो जो भी बातें कहते थे उसके पीछे उनका एक reasoned argument होता था, एक विशेष कारण होता था उस आर्गूमेंट का, और उस विशेष आर्गूमेंट में एक सार्वजनिक रीज़न होना चाहिए, ये जरूरी थी। यानी कि जो भी वो कारण बता रहे हैं वो चीज़ें सबके लिए होनी चाहिए। रीजन्ड आर्गूमेंट जो होता है, मतलब वास्तविक आर्गूमेंट जो हो रहा है वो दे रहे हैं, उसमें एक वास्तविकता में एक सार्वजनिक चीज़ होनी चाहिए, यानी कि उसमें एक पब्लिक रीज़न होना आवश्यक है। वो रीज़न ऐसा होना चाहिए जो कि सार्वजनिक हो। दे डिड नॉट सिंपली एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट, उसमें वो अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं कर सकते, बट ग्रेव प्रिंसिपल रीजन टू अनदर मेंबर फॉर देयर पोजीशन, और उसके लिए एक वास्तविक कारण जो कि सार्वजनिक कारण होना चाहिए वो उनको प्रस्तुत करना जरूरी था। यानी कि बिना जो भी आर्गूमेंट वो कर रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो भी आर्गूमेंट कर रहे हैं उसके पीछे जो लॉजिक दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सारे सिटीजन्स होने चाहिए। द वेरी एक्ट ऑफ गिविंग रीजन टू अदर वाज मेड देम गो अलॉन्ग विथ इट्स व्यू पॉइंट। जो भी वो रीज़न दे रहे हैं उसके पीछे उनका अपना क्या सोच है, क्या लॉजिक है, ये बताना बहुत ज़रूरी था, और उसमें कहीं ना कहीं एक पब्लिक रीज़न
दिखाई देनी चाहिए जो आर्गूमेंट वो कर रहे हैं। तो इस तरह से कहने का ये प्रिंसिपल ये कहता था कि जो भी आर्गूमेंट्स दिए जाने वाले थे या दिए जा रहे थे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दे वर कनेक्टेड विद द पब्लिक रीजन्स। उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई पब्लिक रीजन जरूर होता था। द डिबेट्स डिजर्व टू बी मेमोराइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो डिबेट और डिस्कशंस हुए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और हर आर्टिकल पे जो डिस्कशंस, लंबी लंबी डिस्कशंस चली, ये इस बात को बताती हैं और ये एक यादाश्त के रूप में है, हिस्टोरिकल मेमोरी है ये, कि कितने संघर्ष के बाद, कितने डिबेट और डिस्कशंस के बाद उन मुद्दों पे सहमति बनी जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अंग है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।